श्वेत सागर में छुपे असीमित रहस्यों को समेटने के लिए नील अपने समूह के साथ सागर की ओर बढ़ने लगा। उनके लिए श्वेत सागर एक विशाल कोषागार की तरह था। हालांकि दैवीय साम्राज्य ने विशेष तकनीक की मदद से रक्त बलिदान की शक्ति को कम कर दिया था, लेकिन उसका असर केवल 5 दिनों तक ही होगा। 5 दिनों के बाद रक्त बलिदान की शक्ति श्वेत सागर की गहराई से बाहर निकलकर फिर से पूरे क्षेत्र को घेर लेगी। उस समय किसी सूर्यमंडल योद्धा के लिए भी श्वेत सागर के ऊपर उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा। खैर, जैसे जैसे नील के साथियों की गति धीमी होती गई, तो नील भी राजकुमार योगेश की गति के समान स्तर पर धीमा हो गया। साथ ही उसने धीरे धीरे अपनी ऊंचाई भी कम कर ली। लेकिन उसी समय किनारे से कई आकृतियां उनकी ओर बढ़ने लगी। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति को बिजली की तरंगों ने घेर रखा था। तभी राजकुमार योगेश ने पीछे मुड़कर कहा, वो पेरियार दैवीय साम्राज्य का युवराज विमर्श है। युवराज विमर्श ने मुकाबले में भाग नहीं लिया था। वैसे भी शाही परिवार आमतौर पर इस तरह की लड़ाई में भाग नहीं लेता था, लेकिन जब राजकुमारी श्रुतिका आगे आई थी तो कई युवराज और राजकुमार भी आगे आकर नील से लड़ना चाहते थे। हालांकि जब नील ने लंबकर्ण के साथ लड़ाई खत्म की तो पेरियार सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से अखाड़े में कदम रखा था, लेकिन वो नील के एक ही मुक्के से खून की उल्टी करने लगे, जिसके बाद सभी युवराजों और राजकुमारों ने नील से भिड़ने का विचार छोड़ दिया। वैसे भी किसी सूर्यमंडल योद्धा को घायल करने का मतलब था कि नील की ताकत की कल्पना करना उनके बस की बात नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो नील से सहमत हो जाएंगे। आखिरकार चारों दैवीय साम्राज्य अनगिनत सालों से अस्तित्व में थे और यहाँ पर कई अद्भुत योद्धाओं ने जन्म लिया था। भले ही नील की ताकत उनसे एक कदम आगे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे उनके पास कोई मौका नहीं होगा। इसके अलावा उन युवराजों और राजकुमारों के पास अर्धदैवीय हथियार और पूर्ण दैवीय हथियार भी मौजूद थे, इसलिए वो शायद नील को गंभीरता से नहीं लेते। तेज हवा को चीरती आवाजों के साथ पेरियार दैवीय साम्राज्य का युवराज विमर्श 6 योद्धाओं को लेकर आगे बढ़ गया। नील और योगेश भले ही पहले निकल चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी गति सीमित रखी थी। कुछ ही देर में विमर्श अपनी टोली के साथ नील के समूह को पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। जैसे ही वो नील के पास से गुजरा, उसने एक हल्की लगभग उदासीन सी नजर उसकी ओर डाली, लेकिन ना तो वो रुका और ना ही कुछ कहा, बस सीधा आगे की ओर उड़ता गया। तभी राजकुमार योगेश ने धीमे स्वर में कहा, युवराज विमर्श की छुपी हुई प्रतिभा बहुत भयानक है। मैंने उसे 7-8 सालों से लड़ते हुए नहीं देखा है, पर मुझे यकीन है कि उसकी शक्ति राजकुमारी श्रुतिका से कम नहीं होगी। फिर भी योगेश के चेहरे पर भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। आखिर नील ने लंबकर्ण जैसे दैत्य को पछाड़ा था और पेरियार सम्राट के मुक्के को भी सह लिया था। ऐसे में चाहे विमर्श कितना भी प्रतिभाशाली हो, नील को चुनौती देना आसान नहीं था। योगेश की बात पर नील ने बस हल्का सा सिर हिलाया और शांत गति से बाकी योद्धाओं के साथ उड़ता रहा। जैसे जैसे उनका समूह श्वेत सागर की गहराई में पहुंचता गया, वैसे वैसे रक्त बलिदान शक्ति का प्रभाव और भी मजबूत होता गया, जिससे हर किसी के उड़ने की ऊंचाई कम होती गई, मानो श्वेत सागर उन्हें हवा से खींचकर अपनी गहराइयों में डुबोना चाहता हो। वो तो अच्छा है कि उन सभी ने दिव्य नाग के खून को अवशोषित किया था, वरना अब तक रक्त बलिदान की शक्ति द्वारा अधिकांश योद्धाओं को श्वेत सागर के अंदर खींच लिया गया होता। खैर, दर्जनों मील की यात्रा करने के बाद नील के अलावा राजकुमार योगेश, दीपिका, चैतन्य और ललित अपनी ऊंचाई बनाकर नहीं रख सके और केवल सागर की सतह के करीब ही उड़ते रहे। मैं अब और नहीं सह सकता, सभी लोग नीचे आ जाओ। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें श्वेत सागर के अंदर खींच लिया जाएगा। इतना कहकर राजकुमार योगेश ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक छोटी सी कागज की नाव बाहर निकाल ली। वो नाव ऐसी दिख रही थी जैसे वो कागज को मोड़कर बनाई गई हो, लेकिन उस पर कई छोटे छोटे दिव्य मंत्र लिखे हुए थे। दैवीय साम्राज्यों की दिव्य मंत्र कला पितृलोक की मानव जाति द्वारा पारित की गई थी, इसलिए वो लोग बहुत अच्छी तरह दिव्य मंत्रों से परिचित थे। लेकिन नील अब भी उन दिव्य मंत्रों को पहचानने में असमर्थ था। तभी राजकुमार योगेश ने उस कागज की नाव को श्वेत सागर में फेंक दिया। हवा के झोंके के साथ वो कागज की नाव तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते एक बड़ी नाव में बदल गई, जो दर्जनों गज लंबी थी। वो नाव कई रंगों की रोशनी से भरी हुई थी और असाधारण रूप से सुंदर थी, जिसे देख नील अवाक रह गया। वहीं उसकी उत्सुक निगाहों को देखकर राजकुमार योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नाव एक उच्च श्रेणी का आकाश उपकरण है।
लेकिन इसका उपयोग केवल लोगों को ले जाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में यह बहुत उपयोगी नहीं है। तभी नील ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, ये नाव भी पितृलोक से आई है ना? इस पर राजकुमार योगेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, केवल पितृलोक के लोहार ही इस तरह की वस्तुओं को बनाने पर समय खर्च कर सकते हैं। दरअसल इस लोक में बहुत कम संसाधन उपलब्ध थे, इसलिए यहाँ के लोहार आमतौर पर केवल दैवीय हथियार ही बनाते थे। वो इस तरह की सहायक वस्तुओं पर शायद ही कभी अपना समय खर्च करते थे। इस बीच दीपिका सबसे पहले नाव तक पहुंच गई। समय के नियम पर उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसकी कुल शक्ति कम होने के कारण रक्त बलिदान की ऊर्जा उसे लगभग गिरा ही चुकी थी। उसके तुरंत बाद ललित और चैतन्य भी नाव पर कूद पड़े। फिर योगेश और नील भी नाव पर सवार हो गए। सभी के चढ़ते ही नाव एक तेज झटके के साथ आगे बढ़ने लगी, मानो अदृश्य शक्ति उसे श्वेत सागर के बीच खींच रही हो। नील ने महसूस किया कि बाकी योद्धाओं की तुलना में रक्त बलिदान का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा था। शायद दिव्यनाग के रक्तसार ने उसके शरीर को पूरी तरह ढाल बना दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर नाव भी ना होती तो वो अकेले ही श्वेत सागर को पार कर लेता। नील के समूह के अलावा बाकी समूहों ने भी अपने उपकरण निकाल लिए, जिनमें कुछ बड़ी तो कुछ हल्की नावें थी। लगभग 6 घंटे बाद भी वो नाव तेजी से आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे दिन डूब गया और रात गहराने लगी। उसी समय सबके सामने एक विशाल द्वीप दिखाई दिया। उस विशाल द्वीप पर नजर डालने के बाद नील उसके बारे में कुछ पूछने वाला था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे वो जानकारी अपनी यादों में ढूंढनी चाहिए। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीधे अपने मन में खोजने लगा। हालांकि इससे पहले उसने न केवल विघ्नेश को बल्कि राजकुमार योगेश को भी चारों गुप्त क्षेत्र के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन उन लोगों की बातों का प्रभाव उसकी अपनी यादों जितना अच्छा नहीं था। श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र, स्वप्न सम्राट गुप्त क्षेत्र और दिव्य सम्राट गुप्त क्षेत्र श्वेत सागर के बीच में मौजूद 3 द्वीपों पर स्थित थे। अपने मन में मौजूद यादों से तुलना करने पर नील को पहले ही जवाब मिल गया था। उसके सामने वाला द्वीप श्वेत सम्राट गुप्त क्षेत्र होना चाहिए, किंतु उन लोगों की नाव सामने मौजूद द्वीप के जितना करीब करीब पहुंचती गई, रक्त बलिदान की शक्ति का दबाव उतना ही अधिक होता गया। हालांकि बलिदान ने अभिशाप की अधिकांश शक्ति को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया था, फिर भी बची हुई शक्ति भी बुद्धमंडल योद्धाओं पर काफी दबाव डाल सकती थी। फिर कुछ देर बाद जब कागज की नाव आखिरकार धीरे धीरे किनारे पर आ गई तो राजकुमार योगेश नाव से कूद पड़ा। इसके बाद दीपिका भी आगे बढ़ी और उसने भी किनारे पर कदम रखा, लेकिन वो स्थिर होकर खड़ी नहीं रह सकी और वो गिरने ही वाली थी कि तभी नील वहां पहुंच गया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर दीपिका को सहारा दिया और उसकी खड़े होने में मदद की। शुक्रिया। दीपिका ने एक मीठी मुस्कान के साथ नील का आभार व्यक्त किया, किंतु नील ने केवल उदासीनता से अपना सिर हिला दिया। वो देख सकता था कि बुद्धमंडल के योद्धाओं के लिए इस द्वीप पर उड़ना बेहद मुश्किल था। तभी राजकुमार योगेश के हाथ में आध्यात्मिक शक्ति चमकी और उस नाव की ओर बढ़ने लगी। इसके बाद वो नाव धीरे से घूमी और फिर हथेली के आकार में बदलकर राजकुमार योगेश के पास वापस आ गई। इसके बाद राजकुमार योगेश ने द्वीप पर मौजूद जंगल की ओर देखा और रास्ता तलाशते हुए कहा, चलो चलें। इस समय श्वेत सागर के तट पर एक के बाद एक योद्धाओं का समूह पहुंचकर सामने के जंगल में प्रवेश कर रहा था। वहीं जंगल में प्रवेश करने के बाद राजकुमार योगेश की अभिव्यक्ति बहुत सतर्क हो गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो कुछ गिनता जा रहा था। ये देखकर दीपिका ने हैरान भाव से पूछा, योगेश, तुम ये क्या गिनती कर रहे हो? इस पर राजकुमार योगेश ने भौहें सिकोड़ी और बिना कुछ कहे बस गिनती पर ध्यान केंद्रित किया। 320, 321। योगेश के अलावा नील, चैतन्य, दीपिका और ललित पहली बार श्वेत सागर में प्रवेश कर रहे थे, इसलिए जब उन्होंने योगेश की हरकतें देखी तो वो सच में हैरान रह गए। 490, 500। जब योगेश ने 500 तक गिनती पूरी कर ली तो वो अचानक रुक गया और फिर दीपिका से बोला, हम लोग शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। शिथिल बाण वर्षा क्षेत्र? ये सुनकर दीपिका का चेहरा भ्रम से भर गया। तभी योगेश ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, इस क्षेत्र में हमें धीमे तीरों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आगे बढ़ते समय सभी को सावधान रहना होगा। राजकुमार योगेश की बातें सुनकर सभी लोग असमंजस में थे।
आखिर ये शिथिल बाण वर्षक क्षेत्र क्या था। लेकिन जैसे ही योगेश ने कदम बढ़ाया, सभी ने धनुष की प्रत्यंचा खींचे जाने की आवाज सुनी। अगले ही पल उनके सामने कई तीखे तीर दिखाई देने लगे। हर तीर नीली रोशनी से चमक रहा था, जिन्हें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनमें घातक जहर लगा है। बिजली की गति से चलने वाले तीर तो उन सभी ने बहुत देखे थे, लेकिन इतने धीमे तीर वो पहली बार देख रहे थे। इस वजह से दीपिका की निगाहें जम गई और उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इन तीरों में समय के नियम समाहित हैं, इसलिए इनकी गति इतनी धीमी है। तभी चैतन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कितने धीमे तीर हैं, ये तो मेरी चलने की गति से भी धीमे हैं। फिर भला ये किसे मार सकते हैं? ये सुनकर राजकुमार योगेश ने गंभीर भाव से कहा, इन तीरों को कम मत समझो। इन तीरों पर लगा जहर दिव्यनागों का सबसे जहरीला विष है। यहां तक कि इसके संपर्क में आने पर कोई सूर्यमंडल योद्धा भी मारा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि श्वेत सागर की पहली यात्रा के दौरान इन तीरों से कई शुक्रमंडल योद्धा मारे गए थे। योगेश की बात सुनकर चैतन्य के चेहरे पर अविश्वास झलक उठा। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, इन तीरों का जहर भले ही घातक हो, लेकिन ये कहना कि इससे कोई शुक्रमंडल योद्धा भी मारे गए, ये मैं नहीं मान सकता। इन तीरों की रफ्तार तो इतनी धीमी है कि इनसे कोई बूढ़ा भी बच सकता है। इस पर योगेश ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तीर दिव्यनाग रक्त रेखा कबीले की रक्षात्मक व्यवस्था है। मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं। जहां तक कारण का सवाल है तो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। चैतन्य ने भले ही अविश्वास जताया हो, लेकिन योगेश की गंभीरता देखकर उसके हाव भाव में भी सतर्कता आ गई। वो चारों राजकुमार योगेश के साथ घने जंगल में और अंदर चलते गए। शुरुआत में तीर कम थे और उनसे बचना आसान, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हो गया कि योगेश मजाक नहीं कर रहा था। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। पहले जहां 3 से 5 तीर आसपास से गुजरते दिखते थे, वहीं कुछ ही देर में 20 से 30 तीर अलग अलग दिशाओं से एक साथ निकलने लगे। कभी तीर दाएं बाएं से आते तो कभी एक सीधी पंक्ति में लंबी दीवार बनाकर रास्ता ही बंद कर देते। ऐसे में उन्हें कूदना पड़ता, लुढ़क कर बचना पड़ता या ऊपर उठना पड़ता। उनकी ताकत के सामने ये तीर कोई बड़ी चुनौती नहीं थे, लेकिन तीरों की अनियमित दिशा और निरंतर आक्रमण से सबकी झुंझलाहट बढ़ने लगी। तभी चैतन्य की सहन शक्ति आखिर टूट गई। उसके चेहरे पर अधीरता आ गई और उसने अपनी तलवार निकालकर सामने उड़ते तीर पर जोरदार वार कर दिया। नहीं, रुको, रुक जाओ! राजकुमार योगेश ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या होगा आगे? क्या श्वेत सागर में प्रवेश करते ही नील के समूह का एक सदस्य मारा जाएगा? और अब वो लोग इस खतरनाक क्षेत्र से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या नील उस खजाने को प्राप्त कर पाएगा?